हेलो स्टूडेंट्स। तो बेटा लास्ट लेक्चर में अपन ने डीएनए की स्ट्रक्चर, डबल हेलिक्स मॉडल, चार गाफ रूल सारे कंप्लीट किए और उसके बाद में अपन ने डीएनए पैकेजिंग के ऊपर भी फोकस किया था। ओके, अब एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग जो आपका नेक्स्ट टॉपिक है वो है द सर्च फॉर जेनेटिक मटेरियल। सर्च फॉर जेनेटिक मटेरियल। तो यहां अपन डिस्कस करेंगे कि जेनेटिक मटेरियल जो है क्या, सबसे पहले किसने बताया, कैसे पता लगा कि जेनेटिक मटेरियल डीएनए होता है। तो उसकी अपन सर्च करेंगे बाय द हेल्प ऑफ सम एक्सपेरिमेंट्स, और एक्सपेरिमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। यहां पर अपन 3 एक्सपेरिमेंट डिस्कस करेंगे: ग्रिफिथ एक्सपेरिमेंट, एवरी मैकलियोड मैककार्टी एक्सपेरिमेंट एंड हर्शे एंड चेस एक्सपेरिमेंट। और तीनों इंपॉर्टेंट है, एग्जाम ओरिएंटेड है। तो एक्सपेरिमेंट पे आपको फोकस करना है। एक्सपेरिमेंट से रिलेटेड क्या क्या क्वेश्चंस आते हैं वो भी अपन नोट डाउन करेंगे। ओके, तो यहाँ 3 एक्सपेरिमेंट की बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले जो एक्सपेरिमेंट था इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं बेटा इससे। फर्स्ट, ग्रिफिथ एक्सपेरिमेंट, जिसको अपन ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल भी बोलते हैं। ओके, इंपॉर्टेंट है। और यहां से देखो क्वेश्चन बन गया है, नीट में से क्वेश्चन आता है, ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल वाज प्रपोज्ड बाय। एक्सपेरिमेंट किसका है? ग्रिफिथ। तो ग्रिफिथ आंसर चला जाता है। तो यहां देखो जितने भी एक्सपेरिमेंट होंगे उनमें अपने एक फिक्स पैटर्न लेंगे। सबसे पहले किसने इस एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म किया? तो दिस एक्सपेरिमेंट परफॉर्म्ड बाय फ्रेडरिक ग्रिफिथ। ईयर थोड़ा इंपॉर्टेंट है, यही मेंशन कर देता हूं, पूछ लेता हूं 1928। ओके, अब देखो साइंटिस्ट क्या करते हैं बेटा, एक्सपेरिमेंट स्टार्ट करते हैं, एक्सपेरिमेंटल मटेरियल्स यूज में लेते हैं, फिर एक्सपेरिमेंट के बाद कुछ कंक्लूजन्स पे जाते हैं, और वही आपको करना है। तो ग्रिफिथ ने जो एक्सपेरिमेंट किया था, किस पे किया था उसकी बात करते हैं। तो यहां पर इंपॉर्टेंट हो गया एक्सपेरिमेंटल मटेरियल्स, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट, चलिए यहीं पर डिस्कस कर रहा हूं। एक्सपेरिमेंटल मटेरियल में देखो, इसने एक बैक्टीरिया काम में लिया। मैं फिर कह रहा हूं बेटा, मैं एग्जाम ओरिएंटेड जो क्वेश्चन उनके बेस्ड की बात कर रहा हूं, थोड़ा फोकस करना। स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनी। स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनी कौन है बेटा? बैक्टीरिया है। और काम में लिया माइस। क्यों यूज में लिया, सारी बातें अपन पहले डिस्कस करते हैं, उसके बाद में एक्सपेरिमेंट चलते हैं। देखो स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनी जो है एक बैक्टीरियम है, और इसकी पूरी स्टडी उसने पहले कर रखी थी, इसकी प्रॉपर्टीज वगैरह उसको मालूम है। थोड़ा सा पहले इस बैक्टीरिया के ऊपर फोकस करते हैं। स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनी को अपन सिंपली न्यूमोकोकस भी बोल देते हैं। न्यूमोकोकस। अगर आप इस बैक्टीरिया को पेट्री प्लेट में ग्रो करवाओगे तो इसमें 2 टाइप की कॉलोनी आपको दिखाई देगी। बिल्कुल सिंपल बात कर रहा हूं, 2 टाइप की कॉलोनी बनती है इसमें। एक को अपन बोलते हैं एस स्ट्रेन, और दूसरी वाली होती है आर स्ट्रेन। टर्म क्यों यूज कर रहे हैं? और आपको पता है बैक्टीरिया में स्पीशीज सेम है, लेकिन कुछ डिफरेंसेस होते हैं, जेनेटिक डिफरेंसेस, तो वहां पर स्ट्रेन टर्म भी यूज करते हैं। जो एस स्ट्रेन है बेटा, ये वाली जो एस स्ट्रेन है, ये कॉलोनी जो है वो स्मूथ और शाइनी होती है। स्मूथ एंड शाइनी कॉलोनी। और जो आर स्ट्रेन है, इसकी कॉलोनी आपको दिखेगी रफ, इसको बोल दिया आर स्ट्रेन, रफ कॉलोनी। इसका रीजन क्या है? जो एस स्ट्रेन बैक्टीरिया है उसमें सेल वॉल के आउटसाइड ग्लाइकोकैलिक्स प्रेजेंट होता है, तो इसको मैं बोल रहा हूं ये कैप्सुलेटेड है। कैप्सुलेटेड।
और ये नॉन कैप्सुलेटेड है। यहां देखो मैं डायग्राम से एकदम मेंशन कर देता हूं, जैसे आपका ये बैक्टीरिया है, ये सेल वॉल है, तो इसकी सेल वॉल के आउटसाइड क्या प्रेजेंट है, ग्लाइकोकैलिक्स। अपन ने स्टडी भी किया था ग्लाइकोकैलिक्स को, ये ग्लाइकोकैलिक्स है, और थिक ग्लाइकोकैलिक्स को बेटा अपन कैप्सूल बोल देते हैं, दैट इज ग्लाइकोकैलिक्स। ओके, कैप्सूल की बात होगी। और आप सब जानते हो बेटा जो ग्लाइकोकैलिक्स है वो किससे बना है, पॉलीसैकेराइड। उसको अपन पॉलीसैकेराइड या म्यूकस लेयर भी बोल देते हैं। ये लिख रहा हूं पॉलीसैकेराइड। तो एस स्ट्रेन में पॉलीसैकेराइड लेयर प्रेजेंट है आउटसाइड द सेल वॉल, और आर स्ट्रेन में एब्सेंट है। यहां पर कैप्सूल एब्सेंट है, तो ये हो गया कैप्सुलेटेड, हो गया नॉन कैप्सुलेटेड। और ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ कैप्सूल तभी तो ये स्मूथ और शाइनी दिख रही है, और वो रफ हो गई। अगली इंपॉर्टेंट बात है, जो एस स्ट्रेन है वो पैथोजेनिक होती है, कॉज न्यूमोनिया, कॉज डिजीज। तो यहां मेंशन कर दूं, इट इज पैथोजेनिक। और ये एक टर्म यूज लेते हैं वीरुलेंट। जो आर स्ट्रेन है नॉन पैथोजेनिक है, वो डिजीज कोज नहीं करेगा, या नॉन वीरुलेंट है। ओके, क्लियर। और यहां इंपॉर्टेंट है, एस स्ट्रेन जो डिजीज कोज करता है, यही लिख रहा हूं, कोज न्यूमोनिया, और ये न्यूमोनिया कोज नहीं करेगा। और न्यूमोनिया भी किसमें करता है, मैमल्स में। इसलिए उन्होंने एक्सपेरिमेंट में माइस को यूज में लिया, क्योंकि उनको माइस पे ये एक्सपेरिमेंट करना है। तो ये थोड़ा सा अपन ने बात कर ली किसकी, स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनिया की, एस स्ट्रेन एंड आर स्ट्रेन। तो यहां ये तो क्लियर हो गया। एस स्ट्रेन कंसिस्ट ग्लाइकोकैलिक्स एंड कैपेबल टू कॉज न्यूमोनिया, बट आर स्ट्रेन इज नॉन कैप्सुलेटेड, और ये न्यूमोनिया कॉज नहीं करेगा। तो ये तो पहले से ऑब्वियस थे, उनको मालूम था। अब बात करते हैं एक्सपेरिमेंट की। एक्सपेरिमेंट पे आए, ये ड्रॉ करना बेटा, यहां से भी क्वेश्चन वो डिजाइन कर देता है ना, कोई भी थ्योरेटिकल क्वेश्चन मेंशन कर सकता है। अब आते हैं अपन एक्सपेरिमेंट। अब उसने क्या एक्सपेरिमेंट किया, बिल्कुल क्लियर। देखो क्वेश्चन तो सिंपल पूछेगा वो, लेकिन अगर वो एक्सपेरिमेंट से कोई क्वेश्चन डिजाइन कर गया थ्योरेटिकल तो दिक्कत आ सकती है। इसलिए थोड़ा एक्सपेरिमेंट को अच्छे समझना, और आपको उसी टाइम में जाके ये दिमाग लगाना पड़ेगा कि आपको अभी कुछ नहीं मालूम है, आप एक्सपेरिमेंट के अकॉर्डिंग ही बात करें केवल, क्योंकि बात है 1928 की। यहां देखो उसने क्या किया, सबसे पहले एस स्ट्रेन ली, ग्रो करवा लो, पहले कॉलोनी बनेगी, वहां से उसको पिक करो और एक सॉल्यूशन में उसको ट्रांसफर कर दो, तो आपके पास एस स्ट्रेन की जो बैक्टीरिया है वो आ जाएंगे। अब उसने क्या किया, जो एस स्ट्रेन की जो बैक्टीरिया थे, एस स्ट्रेन जो थी, उसको इंजेक्ट किया, किसमें, माइस में। तो माइस में इसको जो इंजेक्ट किया, ऑब्वियसली वैसे भी आपको पता है एस स्ट्रेन जो है न्यूमोनिया कॉज करती है, तो माइस जो है वो क्या हो जाएगा, डाई, माइस डाई। सिंपल बात थी, पहले पता था न्यूमोनिया की वजह से माइस की डेथ हो जाएगी, कोई बड़ी बात नहीं है। फिर उसने क्या किया, आर स्ट्रेन ली और सेम इंजेक्ट किया किसमें, माइस में। माइस की डेथ नहीं हुई, क्योंकि आर स्ट्रेन जो है वो न्यूमोनिया कॉज नहीं करता है। तो ये तो सिंपल बातें हैं कि इसे पता लग गया एस स्ट्रेन कॉज न्यूमोनिया, और न्यूमोनिया की वजह से माइस की डेथ होगी। एस स्ट्रेन जो है न्यूमोनिया कॉज, आर स्ट्रेन न्यूमोनिया कॉज नहीं करेगा, माइस की डेथ नहीं होगी, बिल्कुल सिंपल है। लेकिन आपको पता है बेटा, साइंटिस्ट कुछ नया करने की कोशिश करते हैं, कुछ ना कुछ जो है एक्स्ट्रा करते हैं। तो उसने भी कुछ ऐसा किया। क्या किया उसने क्या किया, जो एस स्ट्रेन थी उसको हीट किल्ड किया, उसको हाई टेम्परेचर दिया। तो आपको पता है जब हाई टेम्परेचर दोगे तो जो बैक्टीरिया है वो सेल ही तो है, उनकी सेलुलर फॉर्म डिस्ट्रॉय हो जाएगी और बैक्टीरिया की डेथ हो जाएगी। तो उसको क्या बोलोगे, हीट किल्ड एस स्ट्रेन। एस स्ट्रेन है बट हीट किल्ड है, मतलब बैक्टीरिया जो है वो लिविंग फॉर्म में नहीं है, बैक्टीरियल सेल जो है वो डैमेज हो चुकी है। तो उसने क्या किया,
हीट किल्ड एसिस्टेंटली। बिल्कुल सिंपल है बेटा, मेरे साथ रहना देखो, क्योंकि थ्योरेटिकल क्वेश्चन पूछ लिया तो दिक्कत हो सकती है। हीट किल्ड एसिस्टेंट को उसने क्या किया, माइस में इंजेक्ट किया। तो आप ही बता दो रिजल्ट पहले ही। जब हीट किल्ड एसिस्टेंट है तो ऑब्वियसली माइस में जाएगी तो डिजीज नहीं करेगी, क्योंकि बैक्टीरिया की डेथ हो चुकी है, वो थोड़ी ना उसके अंदर ग्रो कर पाएगी, इन्फेक्शन कर पाएगी। तो सिंपल है, अगर हीट किल्ड एसिस्टेंट को आप इंजेक्ट करोगे तो माइस जिंदा रहेगा, कोई बड़ी बात नहीं है। फिर उसने क्या किया, हीट किल्ड एसिस्टेंट को मिक्स किया आर स्टेंट के साथ। आर स्टेंट लाइव है, दोनों को मिक्स करके फिर माइस के अंदर इंजेक्ट किया। अब यहां थोड़ा दिमाग लगाना बेटा ना, रटने पे मत जाना। हीट किल्ड एसिस्टेंट है, वो तो डिजीज करती नहीं है ना, कर ही नहीं पाएगी क्योंकि डेथ हो चुकी है। और आर स्टेंट जो है वो नॉन पैथोजेनिक है, वो डिजीज कर नहीं सकती। तो आप खुद अगर एक्सपेरिमेंट करते तो क्या सोचते कि इस केस में उसकी माइस की डेथ नहीं होनी चाहिए थी। रीजन, क्योंकि हीट किल्ड एसिस्टेंट की डेथ हो चुकी है, वो इन्फेक्शन कर नहीं पाएगी। और आर स्टेंट जो है नॉन पैथोजेनिक है, वो इन्फेक्शन करती नहीं है, डिजीज करती नहीं है। तो बैक्टीरिया की डेथ नहीं होनी, सॉरी माइस की डेथ नहीं होनी चाहिए थी। लेकिन उसने ऑब्जर्व किया जो माइस है उसकी डेथ हो गई, माइस डाई। और यहीं पे कहानी में ट्विस्ट आ गया बेटा। कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग तो माइस की डेथ नहीं होनी चाहिए थी, लेकिन माइस की डेथ हुई। उसने क्या किया, उस माइस की बायोप्सी की, और बायोप्सी में उसको माइस के अंदर लाइव एस स्ट्रेन मिले। जो माइस था उसके अंदर एस स्ट्रेन थी, वो भी जिंदा थी, लाइव थी। अब ये एस स्ट्रेन कहां से आई, और साइंटिस्ट इस तरह से कंक्लूजन देते हैं। उसने बोला कि हमने तो लाइव एस स्ट्रेन दी नहीं, आर स्ट्रेन है, वो डिजीज करती नहीं है। उसने यहां से कॉन्सेप्ट दिया कि हीट किल्ड एस स्ट्रेन की प्रेजेंस में आर स्ट्रेन जो है वो एस स्ट्रेन में कन्वर्ट हो गया। बिल्कुल सिंपल है, देखो यही मेंशन कर रहा हूं। उसका जो कंक्लूजन था वो ये था, मैं थ्योरी भी लिखूंगा। ये देखो बेटा, आर स्ट्रेन एस स्ट्रेन। देखो आर स्ट्रेन अपने आप तो कन्वर्ट हो ही नहीं रही ना, यहां दिया था आपने आर स्ट्रेन, माइस है, लाइव है, जिंदा है। लेकिन आर स्ट्रेन एस स्ट्रेन में अपने आप तो चेंज हो नहीं सकती। लेकिन जब हीट किल्ड एस स्ट्रेन के साथ मिक्स किया तो ये एस स्ट्रेन में कन्वर्ट हो गया। तो उसने दिया कि जो आर स्ट्रेन है उसका क्या हो गया, फिजिकल मॉडिफिकेशन। ओके, इन द प्रेजेंस ऑफ हीट किल्ड एस स्ट्रेन। और उसने यहां से बताया कि ये है ट्रांसफॉर्मेशन। क्या हुआ यहां पर, ट्रांसफॉर्मेशन हुआ। इसका मतलब क्या हुआ, आर स्ट्रेन और एस स्ट्रेन में एक तो डिफरेंस था कि आर में कैप्सूल नहीं था, एस स्ट्रेन में कैप्सूल प्रेजेंट है। इसका मतलब आर स्ट्रेन अब कैप्सूल बनाने के लिए कैपेबल हो गया। कैप्सूल बनते ही आप उसको क्या बोल रहे हो, एस स्ट्रेन। लेकिन किसकी प्रेजेंस में, हीट किल्ड एस स्ट्रेन की प्रेजेंस में। तो यहां उसने एक पॉइंट बताया कि जो हीट किल्ड एस स्ट्रेन है उसमें कोई ऐसा सब्सटेंस है, ऐसा कोई मटेरियल है जो ट्रांसफॉर्मेशन के लिए रेस्पॉन्सिबल है। उसको उसने बोला कि ट्रांसफॉर्मिंग फैक्टर है। तो हीट किल्ड एस स्ट्रेन में क्या है, ट्रांसफॉर्मिंग फैक्टर that enter into the R strain and enable the R strain to synthesize capsule, and that is the modification of R strain into S strain. और यही है आपका ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल। बात को समझना अच्छे से, क्लियर हो गया। R strain converted to S strain, but in the presence of heat killed S strain। तो यहां से कॉन्सेप्ट आ गया, इसका मतलब पक्का कोई ना कोई जेनेटिक मटेरियल टाइप है जो कैप्सूल की जो इंफॉर्मेशन है वो आर स्ट्रेन में लेके गया है, जो किसके पास थी, एस स्ट्रेन के पास। और वो इंफॉर्मेशन उसमें जाते ही कैप्सूल का फॉर्मेशन हो गया। तो यहां से आ गया कि ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है, कोई ना कोई जेनेटिक मटेरियल का कॉन्सेप्ट आ गया। तो यहां देखो मैं सीधा मेंशन कर रहा हूं, इसने जो एक्सपेरिमेंट किए उसके अकॉर्डिंग उसने कुछ कंक्लूजन दिए।
ये आपको पूरा कंटेंट जो है नोट करना है। एक्सपेरिमेंट से थोड़ा सा हल्का सा दिमाग लगा लो, बस क्लियर हो जाएंगे, बार बार इनको रटना नहीं पड़ेगा। तो उसके जो कंक्लूजन थे वो इंपॉर्टेंट है। तो उसने क्या बोला, बिल्कुल सिंपल है, इसने कंक्लूजन दिया, आर स्ट्रेन बैक्टीरिया ट्रांसफॉर्म्ड बाय स्ट्रेन बैक्टीरिया ट्रांसफॉर्म्ड, किसमें ट्रांसफॉर्म हुआ है, एस स्ट्रेन में, ट्रांसफॉर्म्ड बाय द हीट किल्ड एस स्ट्रेन, शॉर्ट में लिख दो हीट किल्ड एच के, हीट किल्ड एस स्ट्रेन। बिल्कुल क्लियर है, बिल्कुल कॉन्सेप्ट पे रहना आपको। फिर उसने बताया सम ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल, या मैं बोल दूं यहां पर ट्रांसफॉर्मिंग फैक्टर, ओके, ट्रांसफर्ड फ्रॉम हीट किल्ड एस स्ट्रेन, ओके। फ्रॉम heat killed S strain to R strain, वो ट्रांसफर हुआ है to the R strain and enable the R strain and enable the R strain to synthesize कैप्सूल और पॉलीसैकेराइड लेयर, तभी तो किसमें कन्वर्ट होगी बेटा, एस स्ट्रेन में। बिल्कुल इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखने जा रहा हूं मैं ना। अब क्या होगा, आर स्ट्रेन जो है वो एस स्ट्रेन में होगी, वो क्या होगी बेटा, विरुलेंट होगी, और उसने निमोनिया कर दिया। अब उसने बताया इट मस्ट बी ड्यू टू द ट्रांसफर ऑफ जेनेटिक मटेरियल, इट मस्ट बी ड्यू टू द ट्रांसफर ऑफ जेनेटिक मटेरियल, कि कोई ना कोई जेनेटिक मटेरियल है जो क्या कर रहा है, वो ट्रांसफर हो रहा है, इंफॉर्मेशन को उसके अंदर लेके जा रहा है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है, जेनेटिक मटेरियल वाज नॉट डिफाइंड फ्रॉम दिस एक्सपेरिमेंट, बायोकेमिकल नेचर ऑफ जेनेटिक मटेरियल जो ट्रांसफॉर्मिंग फैक्टर है was not defined from this experiment। तो जो ट्रांसफॉर्मिंग फैक्टर है, जो जेनेटिक मटेरियल है जो उसके अंदर एंटर हो रहा है स्ट्रेन में, उसकी बायोकेमिकल नेचर क्या है, वो प्रोटीन है, डीएनए है, आरएनए है, उसको ग्रिफिथ ने डिफाइन नहीं किया। मैं फिर कह रहा हूं बेटा, स्टेटमेंट इंपॉर्टेंट है, वो इतना ज्यादा आपको डीप अप्रोच पे नहीं लेके जाएगा, जो एनसीईआरटी की बेसिक स्टेटमेंट है वहां से ही क्वेश्चन मैनिपुलेट करेगा। तो इसने ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल बता दिया कि वो ट्रांसफॉर्मिंग फैक्टर है जो आर को एस में कन्वर्ट कर रहा है, बट वो क्या है, कौन है, उसके नेचर को उसने नहीं बताया। लेकिन एक कॉन्सेप्ट आ गया जेनेटिक मटेरियल का। अब इसके बाद फिर अगला जो एक्सपेरिमेंट है वो काफी इंपॉर्टेंट है। कुछ साइंटिस्ट आए, उन्होंने इसी एक्सपेरिमेंट को आगे कंटिन्यू किया, और उन्होंने किस पे फोकस किया कि जो ग्रिफिथ का जो ट्रांसफॉर्मिंग फैक्टर है वो कौन है, उसकी बायोकेमिकल नेचर क्या है, वो डीएनए है, आरएनए है, प्रोटीन है जो आर को एस में कन्वर्ट कर रहा है, उसके ऊपर उन्होंने एक्सपेरिमेंट किए, जिसके ऊपर अपन बात करेंगे। ओके, तो जो नेक्स्ट जो एक्सपेरिमेंट है उस पर चलते हैं। पूरा नोट डाउन कर लेना बेटा, बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट बात कर रहे हैं।
ओके, तो जो नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट है उसको नाम भी दिया है बायोकेमिकल कैरेक्टराइजेशन ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल। बायोकेमिकल कैरेक्टराइजेशन ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल। क्लियर? इसका मतलब उसी एक्सपेरिमेंट को उन्होंने कंटिन्यू किया। और सबसे इंपॉर्टेंट है कि एक्सपेरिमेंट किसने परफॉर्म किया, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लेता है वो, बाई। ओके, बिल्कुल सिंपल वे में बता रहा हूं। एक्सपेरिमेंट किया था आपका बाई एवरी मैकलियोड एंड मैककार्टी। 1933 टू 1944 पूरे 11 साल ये एक्सपेरिमेंट चला था, वो जाके उन्होंने कंक्लूजन दिया। अब ये जो 3 साइंटिस्ट थे उन्होंने ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल पे एक्सपेरिमेंट किया। उन्होंने ये आइडेंटिफाई किया कि वो ट्रांसफॉर्मिंग फैक्टर कौन है, और आपको पता है जो ट्रांसफॉर्मिंग फैक्टर है वही जेनेटिक मटेरियल है। और इनके एक्सपेरिमेंट से पहले जेनेटिक मटेरियल को, प्रोटीन को जेनेटिक मटेरियल समझा जाता था। थोड़ा थ्योरी पढ़ोगे एनसीईआरटी में क्लियर हो जाएगा। लेकिन इन्होंने फिर बताया कि जेनेटिक मटेरियल कौन है, डीएनए। बताया था, कंफर्मेटरी एविडेंस नहीं था, वो सारी बातें करेंगे। तो इन्होंने देखो सेम वही ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल पे वर्क किया, लेकिन उन्होंने क्या क्या किस तरह से एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया उसको समझो। देखो बेटा बिल्कुल सिंपल है, थोड़ा दिमाग लगाना, क्योंकि एनसीईआरटी में थ्योरी दी है, थ्योरेटिकल स्टेटमेंट है, मैं उसको थोड़ा प्रैक्टिकली एक्सप्लेन कर रहा हूं ताकि रटना ना पड़े। ओके, तो उन तीनों ने दिमाग लगाया कि भाई ये जो एस स्ट्रेन है इसमें, इसको आपने क्या किया, हीट किल्ड किया। ओके, हीट दी, तो आपको पता है इसमें क्या है, हीट किल्ड एस स्ट्रेन। और इतना तो उनको पता था कि हीट किल्ड एस स्ट्रेन को जब आर के साथ मिक्स करते हैं तभी आर एस में कन्वर्ट हो रही है। तो उनको ये पता करना था कि कौन है वो सब्सटेंस जो आर को एस में कन्वर्ट करता है। तो उन्होंने क्या किया, इस हीट किल्ड एस स्ट्रेन से जिस पे डाउट था तीनों मॉलिक्यूल को सेपरेट कर लिया। बिल्कुल एक्सपेरिमेंट में रहना बेटा। उन्होंने प्रोटीन को सेपरेट कर लिया, उसमें प्रोटीन भी थी। उन्होंने आरएनए को सेपरेट किया, उन्होंने उसमें से डीएनए को भी अलग कर लिया। अब मेरे ख्याल से आप समझ सकते हो, सिंपल हो गया। उन्होंने क्या किया, प्रोटीन को सेपरेट किया और उस प्रोटीन को मिक्स किया किसके साथ, आर स्टेन के साथ। हो गया मिक्स। मिक्स करके उसको इंजेक्ट कर दिया किसमें, माइस में इंजेक्ट कर दिया। बिल्कुल क्लियर। अब माइस में इंजेक्ट किया तो उन्होंने ऑब्जर्व किया कि जो माइस है उसकी डेथ नहीं हुई। इसका मतलब प्रोटीन की प्रेजेंस में आर स्ट्रेन जो है वो एस स्ट्रेन में कन्वर्ट नहीं हुई। तो मैं यहां पर देखो इस तरह से मेंशन करूं ताकि आपका क्वेश्चन हो जाए। इसका मतलब यहां पर जो ट्रांसफॉर्मेशन है वो नहीं हुआ। मेरे ख्याल से समझ गए आप। इसका मतलब प्रोटीन इज नॉट रेस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसफॉर्मेशन। प्रोटीन नॉट कन्वर्ट आर स्ट्रेन इनटू द एस स्ट्रेन, क्योंकि उन्होंने ये देखो एक्सपेरिमेंट किया, माइस भी यूज करना पड़ेगा, उसमें डिजीज नहीं हुई। इसका मतलब आर जो है वो एस स्ट्रेन में कन्वर्ट नहीं, इसका मतलब ट्रांसफॉर्मेशन नहीं हुआ। क्लियर हो गया। आर को भी सेम, यहां पर भी ट्रांसफॉर्मेशन नहीं हुआ। इसका मतलब प्रोटीन और आरएनए ट्रांसफॉर्मेशन के लिए रेस्पॉन्सिबल नहीं है, वो ट्रांसफॉर्मिंग फैक्टर नहीं है। लेकिन जब डीएनए को मिक्स किया माइस के साथ तो माइस की डेथ होगी। क्लियर हो रहा है। डेथ क्यों हुई, क्योंकि आर एस में कन्वर्ट हुई है। इसका मतलब पक्का यहाँ क्या होगा, ट्रांसफॉर्मेशन है। तो आप बताओ बेटा, यहां से क्लियर हो गया, who is the transforming factor? DNA is the transforming factor that is responsible to convert R strain into the S strain. ये क्लियर हो गया ना। एक्सपेरिमेंट किया उन्होंने अलग अलग मॉलिक्यूल को सेपरेट करके। एक एक्सपेरिमेंट और करके दिखाया उन्होंने कि चलो ये तो ठीक है, ये भी। एक और एक्सपेरिमेंट किया, देखो वो किसके अकॉर्डिंग बताया। देखो यहां पर उन्होंने देखो क्या किया, 3 एंजाइम लेके आए वो, प्रोटीएज, आरएनएज
and DNAs. Clear? Protease digest protein, RNAs digest RNA and DNAs digest DNA. उन्होंने क्या किया, प्रोटीएज को सबसे पहले ये अलग से एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, प्रोटीएज को हीट किल्ड एस स्ट्रेन के साथ मिक्स किया। तो ऑब्वियसली हीट किल्ड एस स्ट्रेन के साथ अगर प्रोटीएज को मिक्स करोगे तो प्रोटीएज प्रोटीन को डाइजेस्ट कर देगा, प्रोटीन डाइजेस्ट हो जाएगी। फिर उन्होंने इसको आर स्ट्रेन के साथ मिक्स किया, माइस के अंदर इसको इंजेक्ट कर दिया। प्रोसेस तो वही करना पड़ेगा। तो इन्होंने ऑब्जर्व किया कि जो माइस है, अब देखो प्रोटीज आपने यूज किया, हीट के लिए एस्ट्रेन का मिक्स कर दिया, प्रोटीज डाइजेस्ट हो गया। तो जो माइस है उसकी डेथ होगी कि नहीं होगी? अब वो एक्सपेरिमेंट, वो माइस को ऑब्जर्व करके आपको बताना पड़ेगा। तो इस केस में माइस की डेथ होगी। इसका मतलब ये हुआ कि प्रोटीज की प्रेजेंस में आर स्ट्रेन एस स्ट्रेन में कन्वर्ट हो रही है। इसका मतलब ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है। थोड़ा दिमाग पे जोर डालना बेटा, ट्रांसफॉर्मेशन यहां पर हुआ है। इसका मतलब माइस की डेथ हुई है, आर स्ट्रेन कन्वर्ट टू एस स्ट्रेन इन द प्रेजेंस ऑफ प्रोटीज। तो इसका मतलब प्रोटीज जो है वो तो प्रोटीन को डाइजेस्ट कर देता है, इसका मतलब प्रोटीन तो ट्रांसफॉर्मेशन के लिए रेस्पॉन्सिबल है ही नहीं ना। इट मीन्स प्रोटीज नॉट अफेक्ट द ट्रांसफॉर्मेशन। क्लियर हो गया बिल्कुल स्टेटमेंट से। आरएनएज के साथ भी सेम यही केस बेटा, यहां पर भी ट्रांसफॉर्मेशन हुआ। इसका मतलब मैं बोल सकता हूं आरएनएज ऑल्सो नॉट अफेक्ट द ट्रांसफॉर्मेशन। या स्टेटमेंट है एनसीईआरटी का, प्रोटीज एंड आरएनएज नॉट अफेक्ट द ट्रांसफॉर्मेशन। इट मीन्स प्रोटीज आरएनएज की प्रेजेंस में ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है। इसका मतलब प्रोटीन और आरएनए ट्रांसफॉर्मिंग फैक्टर नहीं है। लेकिन जब डीएनएज को मिक्स किया हीट किल्ड एस स्ट्रेन के साथ, फिर आर के साथ मिक्स करके माइस को इंजेक्ट किया, तो यहां पर ट्रांसफॉर्मेशन नहीं हुआ, माइस उसकी डेथ नहीं हुई। इसका मतलब यहां ट्रांसफॉर्मेशन नहीं हुआ। तो यहां से क्लियर हो रहा है ना, डीएनएज अफेक्ट द ट्रांसफॉर्मेशन। इट मींस डीएनएज डाइजेस्ट डीएनए एंड डीएनए वाज रिस्पांसिबल फॉर द ट्रांसफॉर्मेशन। तो जब डीएनए डाइजेस्ट हो गया तो आर जो है वो एस में कन्वर्ट नहीं हुई। इसका मतलब डीएनए कौन है? ट्रांसफॉर्मिंग फैक्टर। अभी थ्योरेटिकल 2 पॉइंट लिख रखे हैं वहां पर, मैंने आपको क्लियर कर दिया। तो मैं सिंपल यहां बता सकता हूं, स्टेटमेंट है और बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रोटीएज एंड आरएनएज नॉट अफेक्ट द ट्रांसफॉर्मेशन बट डीएनएज अफेक्ट द ट्रांसफॉर्मेशन। देख लो, डीएनएज की प्रेजेंस में ट्रांसफॉर्मेशन नहीं हुआ। तो इन साइंटिस्ट ने क्या किया, ये सारे एक्सपेरिमेंट करके, अब क्लियर हो गया ना। आप ही बता दो ट्रांसफॉर्मिंग फैक्टर कौन है? डीएनए। तो उन्होंने कंक्लूजन दिए, और कंक्लूजन इंपॉर्टेंट है। अब आप ही दे दो ना कंक्लूजन, आपने एक्सपेरिमेंट स्टडी कर लिया है। तो उन्होंने क्या कंक्लूजन दिए? बिल्कुल सिंपल है। उन्होंने क्या कंक्लूड किया कि जो आपका डीएनए है वो कौन है? जेनेटिक मटेरियल या हेरिडिटी मटेरियल। ओके, बिल्कुल क्लियर है ना। डीएनए इज ट्रांसफॉर्मिंग फैक्टर, और इसी को तो बोला था, ये कौन है? ये जेनेटिक मटेरियल और हेरिडिटी मटेरियल। उन्होंने ये कंक्लूजन दे दिया था, एक्सपेरिमेंट है ना आपके सामने। बट रीजन क्या रहा? ऑल बायोलॉजिस्ट नॉट कन्विंस्ड। कन्विंस्ड जो बायोलॉजिस्ट थे उन्होंने उनकी बात नहीं मानी। उन्होंने ठीक है, आपने बोल दिया ट्रांसफॉर्मिंग फैक्टर है, बट ये कोई कन्फर्मेटरी एविडेंस नहीं है। क्योंकि इन्होंने क्या किया, डेड थिंग्स पे वर्क कर रहे हैं, मॉलिक्यूल को आइसोलेट कर लिया। उन्होंने कहा ये एक्सपेरिमेंट कन्फर्मेटरी नहीं है, और उन्होंने उनकी बात नहीं मानी। तो लेकिन फर्स्ट टाइम किसने ये बता दिया था कि जेनेटिक मटेरियल डीएनए है? इन्होंने बता दिया था, बट इट वाज नॉट ए कन्फर्मेटरी एविडेंस। Confirmatory evidence provided by Hershey and Chase. The unequivocal proof that DNA is the genetic material provided by the experiment of Hershey and Chase, जिसकी अपन बात करेंगे। क्लियर बेटा?
तो ये एक्सपेरिमेंट हो गया। अब सारी बातें मैंने कवर कर ली हैं। अब जो थर्ड एक्सपेरिमेंट है वो सबसे इंपॉर्टेंट है, हर्शे एंड चैस एक्सपेरिमेंट, जिस पे आपको अब जाना पड़ेगा। इसको मिटा दें। ओके, थर्ड एक्सपेरिमेंट, हर्शे एंड चैस एक्सपेरिमेंट। किसने परफॉर्म किया था? सिंपल है, नाम से हो गया भाई, हर्शे एंड चैस। ओके, 1952, इंपॉर्टेंट है, ईयर याद रखना है। तो इन्होंने क्या एक्सपेरिमेंट किया, कंफर्मेटरी एविडेंस कैसे दिया, वो सारी बातें अपन करेंगे। तो यहां देखो सबसे इंपॉर्टेंट जो पॉइंट है, डायरेक्ट एग्जाम में पूछा जाता है, काफी बार आ भी चुका है, द अनइक्विवोकल प्रूफ, कंफर्मेटरी एविडेंस। एक ही बात है बेटा, अनइक्विवोकल प्रूफ और कंफर्मेटरी एविडेंस। नोट में लिख रहा हूं, एविडेंस दैट डीएनए, ओके, डीएनए इज द जेनेटिक मटेरियल। DNA is the genetic material, came from the Hershey and Chase experiment. Okay, ये स्टेटमेंट इसलिए लिखा कि ये इंपॉर्टेंट था, क्वेश्चन डायरेक्ट आता है इससे। ओके, लेकिन क्या एक्सपेरिमेंट था, कैसे उन्होंने कंफर्म किया? अब सुनो, वही पुरानी बात, इन्होंने भी अपने एक्सपेरिमेंट में कुछ मटेरियल्स काम में लिए, एक्सपेरिमेंटल मटेरियल्स। ये आपको समझना पड़ेगा क्योंकि यहां से भी क्वेश्चन पूछ लेता है। उन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट में काम में लिया, सबसे इंपॉर्टेंट जिस पे उन्होंने वर्क किया, रिसर्च की, वो था आपका बैक्टीरियोफेज। बैक्टीरियोफेज आप डायवर्सिटी में स्टडी कर चुके हो, क्या होता है बैक्टीरियोफेज? वायरस है। ओके, और जो बैक्टीरियोफेज है आप जानते हो बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करता है। और यहाँ जो वायरस बैक्टीरियोफेज लिया था, थोड़ा याद रहे तो कर लेना, आउट ऑफ एनसीईआरटी, T2 था। कौन था? T2। इसके अलावा उन्होंने ई कोलाई भी काम में लिया। इंपॉर्टेंट ज्यादा कौन है, किसके ऊपर रिसर्च की थी, किसके जेनेटिक मटेरियल को सर्च किया था? बैक्टीरियोफेज के। लेकिन ई कोलाई हुआ एक्सपेरिमेंट में काम में लिया, अभी बताएंगे क्यों लिए थे। ई कोलाई कौन है? बैक्टीरिया, सबको पता है। इसके अलावा जो इंपॉर्टेंट था वो था आपका, उन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट में रेडियो एक्टिविटी को यूज किया था, रेडियो एक्टिव। तो उन्होंने रेडियो एक्टिव सल्फर और रेडियो एक्टिव फॉस्फोरस यूज में लिए। देखो यही मेंशन कर रहा हूं, रेडियो एक्टिव फॉस्फोरस P32 एंड रेडियो एक्टिव सल्फर S35। ओके, तो इसका मतलब क्वेश्चन भी हो गया ना ये, कि हर्षे चैस ने एक्सपेरिमेंट में रेडियो एक्टिविटी यूज की थी, रेडियो एक्टिविटी पर बेस्ड था। क्यों इसने फॉस्फोरस सल्फर काम में लिया इन्होंने? बिल्कुल सिंपल है बेटा, जो फॉस्फोरस है आप जानते हो, डीएनए में फॉस्फोरस क्या होता है, आप बताओ बेटा? प्रेजेंट। बट जो प्रोटीन है उसमें फॉस्फोरस है एब्सेंट। और सल्फर की बात करें, सल्फर डीएनए में एब्सेंट है। आप डीएनए की पूरी स्ट्रक्चर स्टडी करके आए, वहां सल्फर कहीं नहीं आया। और जो प्रोटीन है बेटा उसमें सल्फर
प्रेजेंट है। और याद करो बेटा, आगे आएगा वैसे भी प्रोटीन में जो अमीनो एसिड होते हैं सिस्टीन एंड मीथियोनिन, सल्फर कंटेनिंग अमीनो एसिड होते हैं जिनमें सल्फर प्रेजेंट होती है। तो यहाँ देखो ये बिल्कुल सिंपल हो गया, फॉस्फोरस ओनली प्रेजेंट इन डीएनए बट एब्सेंट इन प्रोटीन, सल्फर ओनली प्रेजेंट इन प्रोटीन बट एब्सेंट इन डीएनए। इसलिए उन्होंने सल्फर और फॉस्फोरस अलग अलग रेडियो एक्टिव लिए। अगर वो कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन काम में लेते हो तो दोनों में प्रेजेंट है, इसलिए आप डिफरेंस क्रिएट नहीं कर पाओगे, इसलिए उन्होंने रेडियो एक्टिव ये जो है एटम्स काम में लिए। तो ये तो हो गया आपका एक्सपेरिमेंटल मटेरियल। और बैक्टीरियोफेज आपने डाइवर्सिटी में स्टडी किया, एक बार फिर से बता देता हूं। जो बैक्टीरियोफेज है T2, ये देखो टेडपोल लार्वा लाइक स्ट्रक्चर होती है, ये देखो इसमें सब पता है, इन पे ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, ठीक है। इसका हेड है, ये टेल है, ये फाइबर्स वगैरह है। अब देखो ये मान के चलो कि इनको नहीं पता था कि उसमें जेनेटिक मटेरियल कौन सा है, लेकिन इतना मालूम था कि भाई जो बैक्टीरियोफेज इसने काम में लिया है उसमें डीएनए है और ये कैप्सूल है, और आपको पता है ये जो कैप्सिड है, सॉरी कैप्सिड, ये प्रोटीन का बना है। तो इसमें दो ही हैं मॉलिक्यूल, एक तो डीएनए और दूसरा प्रोटीन। और आपको पता है बैक्टीरियोफेज अपना लाइफ साइकिल जो है बैक्टीरिया में कंप्लीट करता है, अपनी प्रोजेनी भी बनाता है। तो इसका मतलब उन्होंने ये डिटरमाइन करना था उनको कि इस डीएनए और प्रोटीन में कौन है जिसके पास इंफॉर्मेशन है जो प्रोजेनिक फॉर्मेशन के लिए रेस्पॉन्सिबल है, आइदर डीएनए और प्रोटीन, दोनों को डिटरमाइन करना था। और मेरे ख्याल से ये पता लग गया तो ये मालूम चल जाएगा कि जेनेटिक मटेरियल कौन है, प्रोटीन है या डीएनए है। तो ये उन्होंने एक्सपेरिमेंटल मटेरियल काम में लिया। फिर एक्सपेरिमेंट कैसे स्टार्ट किया, ये देखो थोड़ा इसको समझो, बिल्कुल मैं प्रैक्टिकली बता रहा हूं बेटा, थ्योरी आप एनसीईआरटी में रीड करोगे, की पॉइंट्स मैं बता दूंगा आपको। ये तो हो गया आपके एक्सपेरिमेंटल मटेरियल। अब एक्सपेरिमेंट स्टार्ट करते हैं, ये सारे नोट करने हैं आपको। क्लियर। सबसे पहले उन्होंने क्या किया बेटा, बैक्टीरियोफेज लिया। थोड़ा सा दिमाग लगाना क्योंकि एनसीईआरटी में थ्योरी मिलेगी आपको, यहां पर थोड़ा सा ये बैक्टीरियोफेज। और आप अच्छे बच्चों, आप सब जानते हो बैक्टीरियोफेज में जो प्रोटीन डीएनए है उनके अंदर जो भी एटम्स वगैरह हैं वो नॉर्मल होते हैं, रेडियोएक्टिव नहीं होंगे, लेकिन आपको रेडियोएक्टिव जो एटम्स है वो इनकॉर्पोरेट करने पड़ेंगे। तो उन्होंने क्या किया, जो बैक्टीरियोफेज था उसको अलग अलग पेट्री प्लेट पे ग्रो करवाया। ये मीडियम लिया, पेट्री प्लेट होती है ना, मीडियम लिया, उसके अंदर बैक्टीरिया यूज करेंगे, इकोलाई। और आपको पता है बैक्टीरिया दोगे तभी तो अपनी प्रोजेनी बनाएगा वो। उन्होंने क्या किया, मीडियम में इकोलाई ऐड कर दिया। अब उसमें ऐड कर दिया बैक्टीरियोफेज, यहां पर ये, यहां बैक्टीरियोफेज। तो बैक्टीरियोफेज अपनी लाइफ साइकिल पूरी करेगा और अपनी प्रोजेनी बनाएगा। लेकिन उन्होंने क्या किया, इस वाली पेट्री प्लेट में मीडियम जो ऐड किया उसमें जो फॉस्फोरस कंटेंट दिया वो P32 दिया, बाकी सब नॉर्मल थे, लेकिन फॉस्फोरस P32 के फॉर्म में था, रेडियो एक्टिव था। और इस वाले कल्चर में सल्फर था S35, बाकी सब नॉर्मल थे। बात को समझ रहे हो ना, न्यूट्रिएंट मीडियम तो पूरा देना पड़ेगा आपको, सारी चीजें ऐड करनी पड़ेंगी, क्योंकि बैक्टीरिया उसी को यूज करेगा। और बैक्टीरिया के ऊपर कौन ग्रो करेगा, बैक्टीरिया को कौन यूज कर रहा है, बैक्टीरियोफेज। तो मीडियम में सारे न्यूट्रिएंट्स ऐड कर दो, लेकिन यहाँ केवल फॉस्फोरस रेडियोएक्टिव है, बाकी सब नॉर्मल है। यहाँ पर सल्फर रेडियोएक्टिव, बाकी सब नॉर्मल है। तो आप बताओ बेटा, आफ्टर मेनी जनरेशन, काफी जनरेशन जब ये कंप्लीट करेगा तो यहां से जो आप बैक्टीरियोफेज ऑब्टेन करोगे, तो बताओ उस बैक्टीरियोफेज में बेटा रेडियो एक्टिव कौन मिलेगा आपको, डीएनए। कंफर्म हो जाएगा कि P32 आपने ऐड किया है। तो यहां देखो कैसी होगा, ऑब्वियसली ये चीजें दिखाई नहीं दे रही हैं आपको, लेकिन अपन ड्रॉ कर रहे हैं। तो इस वाले बैक्टीरियोफेज में जो इस पेट्री प्लेट से आपने ऑब्टेन किया उसमें डीएनए जो है वो क्या है, रेडियो लेबल, बट जो प्रोटीन है वो नॉर्मल है। तो मैं मेंशन कर दूं यहां पर, ये प्रोटीन कैप्सिड है, तो ये तो क्या है, नॉर्मल, रेडियोएक्टिव नहीं है। लेकिन जो डीएनए है, ये वाला डीएनए, जो डीएनए है वो क्या है बेटा, रेडियो
एक्टिव है। रीजन क्यों? इसमें P32 है, रेडियो लेबल्ड है P32 से। यहां देखो केस, यहां केस आप समझ गए बेटा क्या होगा? यहां पर प्रोटीन जो है वो क्या होगी? रेडियो एक्टिव, बट डीएनए क्या होगा? नॉर्मल। क्लियर हो रहा है ना? ये प्रोटीन है, प्रोटीन क्या है? रेडियो लेबल्ड और रेडियो एक्टिव। रीजन H35, और जो डीएनए है वो है नॉर्मल, वो रेडियो लेबल्ड नहीं है। तो दोनों अलग अलग केस हो गए। यहां पर प्रोटीन रेडियो एक्टिव है, यहां पर डीएनए रेडियो एक्टिव है। अब दोनों को अलग अलग एक्सपेरिमेंट में ले जाएंगे। आपको ये पता करना है कि जब इन्फेक्शन होता है तो बैक्टीरिया में डीएनए एंटर होता है या प्रोटीन एंटर होती है, बस यही पता करना आपको। जो एंटर हो रहा है बैक्टीरिया में वही क्या जेनेटिक मटेरियल है, उसी के पास क्या इंफॉर्मेशन होती है। तो यहां तक उन्होंने प्रिपरेशन की। फिर उसके आगे एक्सपेरिमेंट किया, मैं देखो दोनों यही कंटिन्यू बना रहा हूं, फिर उसके बाद अपन कंक्लूजन पे जाएंगे। यहां देखो, अब ये सारा जो मैं बताने जा रहा हूं बेटा, प्रैक्टिकली समझा रहा हूं, सारा टेस्ट ट्यूब में परफॉर्म होगा। ओके, ना आपको बैक्टीरिया दिखाई दे रहा है, ना आपको बैक्टीरियोफेज दिखाई दे रहा है, सब टेस्ट ट्यूब में हो रहा है। फिर फाइनली अपन रेडियो एक्टिविटी को डिटेक्ट करेंगे, बस उसके अकॉर्डिंग आपका कंक्लूजन होगा। तो उन्होंने सबसे पहले क्या किया? इन्फेक्शन करवाया। टेस्ट ट्यूब के अंदर ई कोलाई लिया, जेनेटिक मटेरियल कौन है बेटा? ये ई कोलाई टेस्ट ट्यूब में है, और उसमें बैक्टीरियोफेज ऐड किए। कौन से वाले? दो जो रेडियो एक्टिव, कंसिस्ट रेडियो एक्टिव डीएनए। तो यहां उन्होंने इन्फेक्शन करवाया। सबसे पहली स्टेप कौन सी है? मैं फिर कह रहा हूं, आपको कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, केवल और केवल अपन ड्रॉ कर रहे हैं, लास्ट में कंक्लूजन में पता लगेगा। क्लियर? ये तो हो गया इन्फेक्शन। ओके, अब देखो, जो जेनेटिक मटेरियल होगा वो बैक्टीरिया में एंटर होगा, लेकिन मैं फिर कह रहा हूं बेटा थोड़ा ध्यान देना, नहीं तो एक्सपेरिमेंट कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। आपको नहीं पता कौन एंटर हो रहा है, लेकिन केवल ड्रॉ कर रहा हूं मैं, वो लास्ट में बिल्कुल क्लियर कर दूंगा। अब यहां पर एक स्टेप और काम में लेनी पड़ेगी बेटा, ब्लेंडिंग। ब्लेंडिंग का मतलब उस टेस्ट ट्यूब को अपन एजिटेट करेंगे, हिलाएंगे उसको, ताकि उस बैक्टीरिया के ऊपर जो भी पार्टिकल अटैच है वो क्या हो जाए? सेपरेट। होगी ब्लेंडिंग। उसके बाद में अगली जो स्टेप है वो होगी सेंट्रीफ्यूगेशन। वो जो टेस्ट ट्यूब है जिसके अंदर सारे आइटम प्रेजेंट है, आपने बैक्टीरिया ऐड किया, बैक्टीरियोफेज ऐड कर दिया, उसके बाद में ब्लेंडिंग करवा दी, उसके बाद में इसको करवाएंगे सेंट्रीफ्यूज। जानते हो ना सेंट्रीफ्यूगेशन? उसको रोटेट करेंगे। सेंट्रीफ्यूज एक इंस्ट्रूमेंट आता है, तो रोटेट करोगे तो उसमें सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगेगा। ठीक है, तो जिसका वेट ज्यादा होगा, हाई वेट होगा, वो यहाँ पैलेट में आ जाएगा, जिसका वेट कम होगा वो सुपरनेटेंट में। तो आप बताओ बेटा, यहाँ जब सेंट्रीफ्यूगेशन करवाएंगे तो देखो थोड़ा सा मैं ऐड कर रहा हूँ चीजें समझाने के लिए। ये जो टेस्ट ट्यूब है इसी के अंदर सारा आइटम है ना, तो सेंट्रीफ्यूगेशन करवाओगे इतना तो कंफर्म है कि इसमें बैक्टीरिया है, तो बैक्टीरियल सेल जो है उनका वेट ज्यादा है, तो सेंट्रीफ्यूगेशन के बाद जो पैलेट होगा, ये पैलेट जो बेस पे है, ये क्या है? पैलेट। और पैलेट में क्या है? बैक्टीरिया है, और ये होगा सुपरनेटेंट, ऊपर वाला पोर्शन। पहले आपको क्या करना है? टेस्ट ट्यूब में इन्फेक्शन करवाना है, फिर देन ब्लेंडिंग, देन सेंट्रीफ्यूगेशन। अब जो टेस्ट ट्यूब आई सेंट्रीफ्यूगेशन के बाद, उसमें अपन रेडियो एक्टिविटी को डिटेक्ट करेंगे। इस केस में उन्होंने जब डिटेक्शन किया रेडियो एक्टिविटी का, तो उनको मालूम चला रेडियो एक्टिविटी जो है वो किसमें प्रेजेंट थी? रेडियो एक्टिविटी प्रेजेंट, शॉर्ट में लिख रहा हूं,
यहां रेडियो एक्टिविटी प्रेजेंट है, और जो सुपरनेटेंट था उसमें रेडियो एक्टिविटी एब्सेंट थी। इसका मतलब क्या हुआ बेटा, ध्यान दो, दिमाग लगाओ थोड़ा सा। इसका मतलब यहां पर रेडियो एक्टिविटी आपको कहां मिली, पैलेट में, और पैलेट में कौन है, बैक्टीरिया, तो आप बोल दो बैक्टीरिया जो है वो रेडियो एक्टिव है, रेडियो एक्टिविटी प्रेजेंट इन बैक्टीरिया। इट मींस आपने रेडियो एक्टिव मॉलिक्यूल कौन सा काम में लिया, डीएनए। इसका मतलब क्लियर हो रहा है कि डीएनए बैक्टीरिया में एंटर हो रहा है, तभी तो बैक्टीरिया के साथ गया नीचे। दिमाग लगाना पूरा। सुपरनेटेंट में डीएनए नहीं है, तो इससे केवल ये क्लियर हुआ कि सुपरनेटेंट में डीएनए नहीं है, डीएनए कहां गया, बैक्टीरिया में। बट प्रोटीन का है, प्रोटीन का आइडिया नहीं है बेटा, क्योंकि प्रोटीन रेडियोएक्टिव नहीं थी, उसको डिटेक्ट कर ही नहीं रहे। प्रोटीन बाहर है या अंदर है उसका कोई आइडिया नहीं है, उसके लिए तो दूसरा एक्सपेरिमेंट करना पड़ेगा आपको। अब जो सेकंड एक्सपेरिमेंट किया उसमें देखो, दूसरे वाले में टेस्ट ट्यूब अलग से है, वहां पर भी उन्होंने क्या किया, वही बैक्टीरिया लिए। अब आप समझ जाओगे, इसको पूरा ड्रॉ नहीं करेंगे, इकोलाई है, उसको इन्फेक्ट करवाया किससे, इस बैक्टीरियोफेज से, जिसके पास प्रोटीन क्या है, रेडियोएक्टिव। ओके, एंड देन सेम केस, फाइनली वही आपकी टेस्ट ट्यूब आई। उस टेस्ट ट्यूब में यहां कौन है बेटा, पैलेट, और ये कौन है, ये लो शॉर्ट में सुपरनेटेंट, एंड दैट इज पैलेट। इन दिस केस radioactivity is detected in supernatant. Radioactivity detected in supernatant but absent in present absent। इसका मतलब बैक्टीरिया जो है वो रेडियोएक्टिव नहीं है, सुपरनेटेंट में रेडियोएक्टिविटी। इसका मतलब क्या हुआ बेटा, प्रोटीन जो है वो सुपरनेटेंट में प्रेजेंट है। देखो इससे तो क्लियर हो गया डीएनए एंटर इनटू द बैक्टीरिया, और इससे क्लियर हो रहा है प्रोटीन डिड नॉट एंटर इनटू द बैक्टीरिया। सो फाइनल कंक्लूजन, ओनली डीएनए एंटर इनटू द बैक्टीरिया एंड देन कैपेबल टू फॉर्म द प्रोजेनी। सो डीएनए इज द जेनेटिक मटेरियल। फिर बता रहा हूं बेटा, दोनों केस इंपॉर्टेंट है, दोनों डायग्राम आपको एनसीईआरटी से भी क्लियर करने हैं। देखो ब्लेंडिंग क्यों जरूरी है, ब्लेंडिंग नहीं करवाओगे तो प्रोटीन पार्टिकल बैक्टीरिया के साथ अटैच रहेगा, तो दोनों ही केस में रेडियो एक्टिविटी आपको बैक्टीरिया में दिखेगी। ऐसा लगेगा बैक्टीरिया में रेडियो एक्टिविटी है पैलेट में, इसलिए ब्लेंडिंग करवाना जरूरी है, ताकि जो बाहर अटैच है वो सेपरेट हो जाए। क्लियर हो गया ना, बिल्कुल केस बिल्कुल क्लियर हो जाना चाहिए, मैंने बिल्कुल प्रैक्टिकली आपको समझाया। क्लियर? तो इसके जो स्टेटमेंट है मैं अब मेंशन कर देता हूं। क्लियर हो गया? इसके जो स्टेटमेंट इंपॉर्टेंट है पूरा क्लियर करूंगा तभी, क्योंकि इससे क्वेश्चन आने के पूरे चांस रहते हैं। ओके ठीक है बेटा, तो एक्सपेरिमेंट मैंने एक्सप्लेन किया, अब उसके अकॉर्डिंग जो स्टेटमेंट है जो बहुत इंपॉर्टेंट है क्लियरली समझना। सबसे पहले ये वाला, फिर उसकी बात करेंगे। बैक्टीरिया which was infected with virus that had radioactive DNA। देखो बैक्टीरिया which was infected with virus that had radioactive DNA were radioactive। ओके, वर रेडियोएक्टिव। देखो इसने क्या बोला है, बैक्टीरिया जिनको आपने रेडियोएक्टिव डीएनए कंटेनिंग वायरस से इन्फेक्ट करवाया वो बैक्टीरिया रेडियोएक्टिव थे। रेडियोएक्टिविटी कहां प्रेजेंट है बेटा, यहां इस केस में बैक्टीरिया पैलेट में। तो आपने क्या बोला कि ये बैक्टीरिया क्या रेडियोएक्टिव, तो इससे क्या क्लियर हुआ, इंडिकेट दैट डीएनए पास फ्रॉम वायरस टू बैक्टीरिया, वायरस से बैक्टीरिया में डीएनए एंटर हुआ है। प्रोटीन का नहीं पता अभी, प्रोटीन का इस केस में पता लगेगा। देखो बैक्टीरिया दैट वर इन्फेक्टेड विद वायरस दैट हैड रेडियोएक्टिव प्रोटीन वर नॉट रेडियोएक्टिव इन बैक्टीरिया में। यहां पैलेट में बैक्टीरिया उनमें रेडियोएक्टिविटी नहीं थी, रेडियोएक्टिव कहां है, सुपरनेटेंट में। इसका मतलब ये किसको इंडिकेट कर रहा है, दैट प्रोटीन डिड नॉट एंटर इनटू द बैक्टीरिया। तो इन दोनों केस से पता लगा, दोनों एक्सपेरिमेंट करोगे तब पता लगा कि डीएनए एंटर होता है, प्रोटीन बैक्टीरिया में एंटर नहीं होती। सो डीएनए देयरफॉर द जेनेटिक मटेरियल दैट इज पास्ड फ्रॉम वायरस टू बैक्टीरिया, जो वायरस से बैक्टीरिया में एंटर हो रहा है, कौन है वो, डीएनए। और आपको पता आगे का केस आपने डाइवर्सिटी में स्टडी किया है, वो डीएनए अंदर जाएगा, सेल को अपने कंट्रोल में ले लेगा, उसके बाद में अपनी रेप्लिका बनाएगा, उसके बाद में प्रोजेनी बनाएगा। तो सारे काम कौन कर रहा है, डीएनए। सो इट इज द कन्फर्मेटरी एविडेंस दैट डीएनए इज द जेनेटिक मटेरियल।
केम फ्रॉम द एक्सपेरिमेंट ऑफ हर्शे एंड चेस। तो उनको क्रेडिट दिया गया, उनको नोबेल प्राइज मिला था। तो ये जो है आपका हो गया हर्शे चेस एक्सपेरिमेंट। में फिर कह रहा हूं बिल्कुल कंप्लीटली मैंने आपको एक्सप्लेन किया है, कोई भी क्वेश्चन ऐसे गलत नहीं होना चाहिए। बाकी नीट में सिंपल क्वेश्चन आता है, द कन्फर्मेटरी एविडेंस दैट डीएनए इज द जेनेटिक मटेरियल केम फ्रॉम द एक्सपेरिमेंट ऑफ, ऑप्शन देगा, कर लोगे आप। एक्सपेरिमेंट मटेरियल कौन से थे, यहां देखो किसके जेनेटिक मटेरियल को सर्च किया, वायरस, कौन, बैक्टीरियोफेज। ई कोलाई को क्यों काम में लिया समझ गए, ताकि वायरस प्रोजेनी बनाए। रेडियो एक्टिविटी के ऊपर बेस्ड था, क्लियर हो गया। रेडियो एक्टिविटी की वजह से आपने डिटेक्ट किया है आइदर डीएनए और प्रोटीन एंटर इनटू द बैक्टीरिया, क्लियर। तो फाइनली आपने जो कंफर्मेटरी एविडेंस है वो प्रोवाइड करवा दिया, डीएनए इज द जेनेटिक मटेरियल। अब स्टेटमेंट जो है एनसीईआरटी के बिल्कुल एज इट इज आपको टिप्स पे कर रहे हैं, ठीक है बेटा। तो एक्सपेरिमेंट आपका क्लियर हो गया, तीनों एक्सपेरिमेंट हैं और हर साल इन तीनों से कोई ना कोई एक्सपेरिमेंट से क्वेश्चन जरूर पुट अप करता है। वो सिंपल करेगा, आंसर देना है, अगर वो डिटेल में जाए तो उसके अकॉर्डिंग आपको बात करनी है। ओके, तो ये आपका आज का टॉपिक कंप्लीट हो गया, तीनों एक्सपेरिमेंट अपन ने कवर कर लिए। ठीक है बच्चों, तो आज ये लेक्चर फिनिश हो गया। अब नेक्स्ट लेक्चर में अपन एनसीईआरटी के सीक्वेंस के अकॉर्डिंग बात करेंगे, जो आगे के टॉपिक्स हैं उनको कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, अपन आरएनए वर्सेस डीएनए की बात करेंगे, प्रॉपर्टीज ऑफ द जेनेटिक मटेरियल, उसके बाद में आपका रेप्लिकेशन, ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन। ओके, अगले लेक्चर मिलते हैं, ऑल द बेस्ट।